सब्सक्राइब कीजिए अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपको करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड, जिसके ऊपर मिलते हैं आपको फ्री में बेस्ट कोर्सेस। तो वहाँ पर मैं भी पढ़ाता हूँ। तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको उसके अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने सर्च बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आपको मेरा नाम लिखना है अजय पाल। फिर आपको मेरी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी इस प्रकार से, ये मेरी फ़ोटो दे रखी है। फिर आपको वहाँ से फॉलो करना है। अगर आप मेरे कोर्सेस देखना चाहते हैं मैथमेटिक्स जनरल साइंस के, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना अपडेट करता हूँ मैं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन। तो दोस्तों, रोजाना शाम को 8 बजे हम आप सभी का लेते हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे DC जनरेटर के बारे में, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट लाइव पर जुड़ सके। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। गतित प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने के लिए जब चालक स्थिर हो तो आवश्यक हो जाता है। यानी अगर हमें गतित प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कराना है तो उसके लिए चालक है वो स्थिर है, तो उसके लिए क्या करना होगा? चौक व चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी लंबाई को बढ़ानी पड़ेगी, या चालक के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको घुमाना पड़ेगा, या मोटा चालक उपयोग में लाया जाएगा, या चालक के चारों ओर अधिक फ्लक्स उत्पन्न किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद में आंसर देना है आपको, समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गतित प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने के लिए जब चालक स्थिर हो तो आवश्यक हो जाता है कि कौन सा आंसर होगा? कुछ कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी चालक के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र को घुमाना पड़ेगा अगर हमें गतित प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है तो, क्योंकि चालक तो स्थिर है, इसलिए हमें चालक के ऊपर का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको घुमाना पड़ेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियमानुसार अंगूठे जो मध्यमा होती है और प्रथम अंगुली के बीच का जो कोण है वो कितना होना चाहिए? किन्हीं दो के बीच में 180 डिग्री, या दो के बीच में समकोण, या सभी के बीच में 45 डिग्री का, या परस्पर सभी के बीच में समकोण? कौन सा होगा इनमें से आंसर? जल्दी से बता दीजिए। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियमानुसार अंगूठे मध्यमा और प्रथम अंगुली के बीच में कोण कितना होना चाहिए? साथ में मैं अपने कमेंट भी टाइप कर रहा हूँ। जो सबसे पहले आंसर दे रहा है मैं उसी के नाम टाइप कर रहा हूँ। निराश मत होना जिसके नाम टाइप नहीं हो पा रहे, मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, क्योंकि इतनी जल्दी सभी के नाम टाइप नहीं हो पा रहे और मैं वीडियो में नाम नहीं ले सकता, क्योंकि बाद में अगर कोई कैंडिडेट्स वीडियो देखेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो लगभग कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी परस्पर जो तीनों उंगलियाँ होती है, यानी अंगूठा, मध्यमा और प्रथम उंगली, इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए आपस में। अगला प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। जब चुंबकीय क्षेत्र के बीच एक वृत्त लूप, जिसको सिंगल टर्न लूप भी बोल सकते हैं, तो उसको घुमाया जाता है, तो लूप में उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल या EMF होता है वो किस प्रकार का होता है? जल्दी से बता दीजिए। जैसा भी आपको पता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जैसा भी आपको पता है, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया N और S, तो उसके बीच में एक वृत्त लूप घुमाया जाता है, इसको, ये जो लूप है इसको घुमाया जाता है, तो उसमें जो उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल है वो किस प्रकार का होगा? पल्सेटिंग धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, या दोलन धारा? जल्दी से बता दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है DMRC में।
कुछ कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रत्यावर्ती धारा। यानी इसमें जो उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल होगा वो प्रत्यावर्ती धारा होगा, या प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। आर्मेचर कुंडलियों के सिरों के बीच में उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है उसको आउटपुट लोड के टर्मिनलों तक स्थानांतरित करने के लिए या पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? फील्ड पोल व आर्मेचर के द्वारा, ब्रूस व पिगलेट के द्वारा, या कम्यूटेटर व ब्रूसों के द्वारा, या आर्मेचर व कम्यूटेटर के द्वारा। कौन सा होगा इनमें से आंसर? जैसा भी आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर लगाइए, आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल सके, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स है वो थोड़े लेट आ रहे हैं मेरे पास। लगभग कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, कम्यूटेटर व ब्रूसों के द्वारा। यानी आर्मेचर कुंडली होती है उसके सिरों के बीच में जो उत्पन्न होने वाला या प्राप्त होने वाला विद्युत वाहक बल होता है तो उसको आउटपुट लोड के टर्मिनलों तक पहुंचाने का कार्य कम्यूटेटर व ब्रूसों के द्वारा किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। एक कुंडली के सिरों पर जुड़े स्पिलिट रिंग आउटपुट करंट को खालिस्तान के लिए सहायता करते हैं। एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए, विपरीत दिशा में प्रवाहित होने के लिए, लगातार प्रवाहित होने के लिए, या एक के बाद एक चालक से प्राप्त करने के लिए। कौन सा होगा इनमें से आंसर? जो स्पिलिट रिंग होता है उसके द्वारा आउटपुट किस प्रकार की होती है दोस्तों? कल मैंने आपको बताया था आउटपुट होती है जो स्पिलिट रिंग के द्वारा वो हमेशा डीसी होती है, और जो स्लिप रिंग होता है उसके द्वारा हमेशा आउटपुट एसी प्रकार की होती है। आपको याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया एक कुंडली के सिरों पर जुड़े जो स्पिलिट रिंग जुड़ा हुआ है तो आउटपुट करंट को खालिस्तान के लिए सहायता करते हैं। कौन सा होगा इनमें से आंसर? कुछ कैंडिडेट्स का जवाब सही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, यानी विपरीत दिशा में प्रवाहित होने के लिए सहायता करते हैं हमेशा। अगर स्पिलिट रिंग जुड़ा हो आउटपुट करंट को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने के लिए सहायता करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, आर्मेचर की शाफ्ट को किसके द्वारा पकड़ा जाता है? आर्मेचर की जो शाफ्ट होती है उसको किसके द्वारा पकड़ा जाता है? पोल शू के द्वारा, रोकर आर्म के द्वारा, या ग्रीस कम के द्वारा, या एंड प्लेटों के द्वारा। यानी आर्मेचर की जो शाफ्ट होती है उसको किसके द्वारा पकड़ा जाता है? कौन सा होगा इनमें से आंसर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप सभी को आज का टेस्ट अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। कल शाम को 8 बजे लेकर आएंगे हम आपके लिए अगला टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, एंड प्लेटों के द्वारा। यानी आर्मेचर की जो शाफ्ट होती है वो एंड प्लेटों के द्वारा पकड़ी जाती है। यानी आगे और पीछे जो प्लेट्स लगी होती है उनके बीच में बेरिंग लगे हुए होते हैं, उनके बीच में हमेशा शाफ्ट को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। कम्यूटेटर खंडों के बीच उपयोग होने वाला इंसुलेटिंग पदार्थ कौन सा होता है? यानी जो कम्यूटेटर खंड होते हैं उनके बीच में उपयोग में होने वाला इंसुलेटिंग पदार्थ कौन सा होता है? वार्निश, एम्पायर क्लॉथ, माइका, या इसको अब्रक भी बोल सकते हैं, या फिल्म पेपर। कौन सा होगा इनमें से आंसर? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। कम्यूटेटर खंडों के बीच में उपयोग में होने वाला इंसुलेटिंग पदार्थ कौन सा होता है? लगभग कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। कुछ कैंडिडेट्स फिर भी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी माइका। यानी कम्यूटेटर खंडों के बीच में उपयोग में होने वाला इंसुलेटिंग पदार्थ माइका होता है, या अब्रक भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। फील्ड कॉइलें किससे वाउंड की जाती है? यानी जो फील्ड कॉइलें होती है वो किससे वाउंड की हुई होती है? स्टेनलेस स्टील तार से, नंगे तांबर तार से, या स्टील तार से, या सुपर इनेमल्ड तांबर तार से। तांबर को तांबा भी बोल सकते हैं।
जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। फील्ड क्वाइलें खालिस्तान से वाउंड की जाती है, किससे की जाती है? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। आप सभी की तैयारी वैसे बहुत अच्छी है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, सुपर इनेमल्ड ताम्र तार से हमेशा वाउंड की होती है फील्ड क्वाइलें। अगला प्रश्न है 9 नंबर, जल्दी से बता दीजिए, ब्रूसों पर स्पार्किंग का क्या कारण होता है? जो ब्रूस लगे हुए होते हैं मशीनों में कार्बन के, तो उन पर स्पार्किंग का कारण क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए, जैसा भी आपको आता है। क्या ब्रूस होल्डरों में ब्रूस पर अधिक तनाव बल के कारण, या दिक् परिवर्तन के समय जो लघुपथित होता है, या जो शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं, तो उसके कारण जो स्थैतिक विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, यही कारण हो सकता है, या दिक् परिवर्तन के दौरान लघुपथित कुंडली में गतित प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, या आर्मेचर धारा के कारण ब्रूस पर वोल्टतापात होना। कौन सा होगा इनमें से आंसर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रूसों पर स्पार्किंग का क्या कारण होता है? जल्दी से बता दीजिए। कुछ कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कम्यूटेटिंग के समय या दिक् परिवर्तन के समय, ऐसे भी बोल सकते हैं। लगभग कम्यूटेटिंग भी लिखा हुआ आता है, या यहाँ पे दिक् परिवर्तन भी लिखा हुआ आ सकता है। तो कम्यूटेटिंग के समय जो लघुपथित होता है या शॉर्ट सर्किट होता है कुंडली में, तो उसमें स्थैतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी स्थिर प्रकार का, तो उसी के कारण ब्रूसों में स्पार्किंग होने लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। एक डीसी जनित्र में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी एक डीसी जनित्र में ब्रश का तनाव है, या प्रेशर या दाब भी बोल सकते हैं इसको, तो उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अत्यधिक ब्रश तनाव से क्या हो सकता है? यानी अगर हम ब्रश को ज़्यादा दाब देंगे तो क्या हो सकता है? क्या मशीन का वेग कम हो जाएगा, या मशीन है वो निर्गम वोल्टता कम हो जाएगी, या निर्गम वोल्टता बढ़ जाएगी ही, या दिक् परिवर्तन अतिरिक्त होगा और सतह घिस जाएगा? कौन सा होगा इनमें से आंसर? यानी एक डीसी जनित्र है तो उसमें ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी सब कुछ ब्रश के तनाव पर ही डिपेंड करता है, उसके ऊपर तनाव कितना है, कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा तनाव होगा तो उससे क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए, आपको जैसा भी आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी दिक् परिवर्तक है या कम्यूटेटर है तो वो अतिरिक्त होगा, और सतह है वो घिस जाएगी ज़्यादा दाब के कारण। तो आप इतना याद रख लीजिए, आपको इतना तो याद रह सकता है, यानी सतह घिस जाएगी, ये तो लिखा हुआ आएगा हमेशा। अगर वहाँ पर पूछा जाएगा अत्यधिक ब्रश तनाव से क्या होता है, तो इतना तो ज़रूर लिखा हुआ होगा, सतह घिस जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। इंटरपोल कुंडलन प्राय कुंडलित होती है, यानी जो इंटरपोल्स होते हैं उनकी कुंडलन या वाइंडिंग किससे वाइंड की हुई होती है? जल्दी से बता दीजिए। क्या इंसुलेटेड पीतल की तारों से, या सुपर इनेमल्ड ताम्र की तारों से, या मोटी सुपर इनेमल्ड तार से, या लोहे की तार से? कौन सा होगा इनमें से आंसर? जल्दी से बता दीजिए। यानी विद्युत मशीनों में जो इंटरपोल्स बनाए जाते हैं उनकी वाइंडिंग किससे वाइंड की हुई होती है? जल्दी से बता दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। कैसा लग रहा है आप सभी को आज का टेस्ट? कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मोटी सुपर इनेबल्ड तार से वाइंड की हुई होती है हमेशा इंटरपोल्स की कुंडलन, यानी इंटरपोल्स होते हैं
वो मोटी सुपर इनेबल्ड तार से वाइंड किए हुए होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। कौन सा होगा इनमें से आंसर? एक दिष्टदार राजनीति में उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है वो खालिस्तान क्रिया से उत्पन्न होता है। क्या थर्मल की क्रिया से, या रासायनिक क्रिया से, या डायनामिक क्रिया से, या स्टैटिक क्रिया से? कौन सी क्रिया से होता है? यानी डीसी जनित्र है, उसको अगर घुमाया जाता है तो किसके द्वारा घुमाया जाता है? किसी मोटर के द्वारा, किसी इंजन के द्वारा, किससे के द्वारा घुमाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? यानी एक दिशदार राजनीत्र है, उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल खालिस्तान क्रिया से उत्पन्न होता है। कौन सा होगा इनमें से आंसर? जैसा भी आपको आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, इसको डायनामिक क्रिया बोला जाता है। यानी जैसे मान लो हम इंजन के द्वारा किसी डीसी जनरेटर को घुमा रहे हैं या उससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न करवा रहे हैं तो उसको डायनामिक क्रिया बोला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, जिस डीसी जनरेटर पर खालिस्तान होता है वहाँ पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। तो ऐसा भी मान सकते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। एक समान बार होता है वहाँ पर, या उच्च बार पर, या लघु बार पर, या कम अधिक होने वाले बार पर? लोड भी बोल सकते हैं, कईयों को बार समझ में नहीं आता। यानी एक समान लोड पर, या हाई लोड पर, या लघु लोड होता है वहाँ पर, या कम अधिक होने वाला जो लोड होता है वहाँ पर? कौन सा होगा इनमें से आंसर? जिस डीसी जनरेटर पर खालिस्तान होता है वहाँ पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कौन सा होगा दोस्तों? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जहाँ पर कम या अधिक लोड होता है वहाँ पर हमेशा कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। एक डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से एक इंटरपोल का कार्य नहीं होता। यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा इंटरपोल का कार्य नहीं है? बाकी 3 कार्य इंटरपोल के होते हैं। कौन सा आंसर होगा? क्या स्थैतिकता उत्पन्न वोल्टेज को उदासीन करना, या अंतराल बढ़ाकर आर्मेचर को ठंडा करना, या कम्यूटेशन होता है उसको स्फुलिंग रहित या स्पार्कलेस करना, या स्पार्किंग कम करना, ये भी बोल सकते हैं इसको, स्पार्किंग कम करना, या कम्यूटेशन को स्मूथ करना? कौन सा होता है इनमें से आंसर? यानी एक डीसी जनरेटर है, उसमें नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से इंटरपोल का कार्य नहीं है, बाकी के कार्य इंटरपोल के होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बाकी के कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अंतराल बढ़ाकर आर्मेचर को ठंडा करना। ये कार्य इंटरपोल्स का नहीं होता, बाकी के तीनों कार्य इंटरपोल्स के होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, जल्दी से बता दीजिए इंटरपोलों का कार्य क्या होता है? क्या मोटर की चाल में वृद्धि करना, काउंटर विद्युत वाहक बल में वृद्धि करना, या मुख्य क्षेत्र होता है उसकी सामर्थ्य में वृद्धि करना, या कम्यूटेटर पर से स्पार्किंग कम करना? कौन सा होता है इनमें से आंसर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके इंटरपोलों का कार्य क्या होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कम्यूटेटर पर से स्पार्किंग को कम करना। यह इंटरपोल का मुख्य कार्य होता है। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जुड़ने के लिए आज के हमारे इस टेस्ट में। अगर आप सभी को आज का टेस्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करने। जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं वो लाइक करते नहीं है, पता नहीं क्या कारण है, शायद उनको पसंद नहीं आता। कल शाम को 8 बजे लेकर आएंगे हम आप सभी के लिए अगला टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल अजू एजुकेशन पर। और साथ में इस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे। वंदे मातरम, जय हिंद।
जो चैट करना चाहता है वो चैट कर लीजिए, वीडियो को मत छोड़ना वरना चैट नहीं कर पाओगे।